नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस की किताब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 10 है। सारे के सारे 18 के 18 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं सारी वीडियोस को देखने के लिए। शुरू करने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि आप एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करिए। नीचे मैंने लिंक दे रखा है और उनको डाउनलोड करके खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर आप इनको खुद पढ़ेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी धीरे धीरे। साथ साथ शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक कर देंगे तो ये जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो मेरी वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करेगा। अब देखिए, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है। बूझो से शुरू करते हैं। बूझो और पहेली कई बार हमारे सामने चैप्टर्स में आते हैं। बूझो के ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे उससे मिलने के लिए तो बूझो बहुत ज्यादा ईगर था क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स वापस आ रहे थे 1 साल के बाद। तो बहुत जल्दी में था, इसलिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए वो दौड़ता हुआ बस स्टॉप पहुंचा। बहुत कस के दौड़ा और कुछ ही मिनट से बस स्टॉप पहुंच गया। जब वो बस स्टॉप पे पहुंचा तो उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा बूझो से कि भाई तुम इतनी तेज क्यों ब्रीथ कर रहे हो, सांस इतनी तेज क्यों चल रही। तो बूझो ने बताया चूंकि मैं रास्ते भर दौड़ता हुआ आया हूं तो मेरी सांस बहुत तेज चल रही है। अब यहाँ पे बूझो के दिमाग में क्वेश्चन आया, बहुत इंक्विजिटिव है बूझो, कि मेरी सांस दौड़ने से इतनी तेज कैसे चलने लगी। तो यानी कि अगर हम दौड़ते हैं, पर्सन अगर एक दौड़ता है या कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसकी सांस क्यों तेज चलने लगती है। तो बूझो के इस सवाल को जवाब को समझने के लिए हमको ब्रीदिंग को समझना पड़ेगा, ब्रीदिंग के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। एंड ब्रीदिंग का प्रोसेस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। सवाल आता है कि हम लोग रेस्पिरेशन करते क्यों हैं, हम लोग रेस्पायर करते क्यों हैं। तो चैप्टर 2 में फ्रेंड्स मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था। सेल्स स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं। बहुत सारी सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक ऑर्गेनिजम्स का। सारे ही ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं ये। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी उनके अंदर एक ही सेल होगी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्युलर होते हैं, जैसे बहुत सारी सेल्स होंगी। हम लोग मल्टी सेल्युलर है ह्यूमंस। और जो हर सेल होती है एक ऑर्गेनिज्म की, वो कुछ सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे कि वो रिप्रोडक्शन करेगी, यानी एक सेल से 2 सेल्स बना सकती है। न्यूट्रिशन, यानी अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ताकि खाना ठीक से बन सके। एक्सक्रीशन, गंदगी को बाहर निकालना, ये सब कुछ सेल्स करती हैं। और इन सब चीजें के लिए सेल्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हमको हमेशा चाहिए, चाहे हम जग रहे हो, सो रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें एनर्जी चाहिए। किसी किसी समय पे हमको थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, किसी किसी समय पे हमको कम एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि हम लोग अब जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, तो हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर हम घर पे सो रहे हैं, कंपेरेटिवली एनर्जी कम चाहिए। ठीक है, ये सब एनर्जी आती कहां से? ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये एनर्जी आएगी उस खाने से जिसको आप खाते हो। उस खाने में एनर्जी होती है, क्योंकि हम खाना खाते ही उसी लिए हैं। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि बेटा अच्छा खाओ, जंक फूड मत खाओ, रेगुलरली खाओ, ब्रेकफास्ट टाइम पे करो, लंच टाइम पे करो, डिनर टाइम पे करो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि हमारी बॉडी को रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड मिलता रहे जिसमें कि एनर्जी होता है। और उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में तोड़ने के लिए हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन। अब कैसे तोड़ेंगे यूजेबल, तो देखते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं फूड पाने के लिए। अब क्या होता है, फूड तो हमें मिल रहा है, फूड से हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए हमको चाहिए ग्लूकोज। फूड को तोड़ के ग्लूकोज बनाने के लिए हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग एयर लेते हैं अंदर, चाहे जानवर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो। आपको पता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, बट प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में थोड़ी बहुत एयर भी अंदर लेते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं। आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो मैक्सिमम कंटेंट नाइट्रोजन है, बट ऑक्सीजन का भी कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कंटेंट होता है, लगभग 21%। तो हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और जब हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें कंपेरेटिव परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा होता है। वो कितना ज्यादा होता है उसको आगे हम देखेंगे। तो फिर ये जो एयर अंदर आती है हमारे बॉडी की, ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाती है और अल्टीमेटली सेल्स तक पहुंचती है। और ये सेल उस एयर की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए। और ये जो प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड का सेल के अंदर, ये एनर्जी को रिलीज करता है। और इस पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी कि वो ऑक्सीजन अंदर आया, वो ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल्स के पास जाएगा, उन सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, वो ऑक्सीजन से फूड को तोड़ेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसका बाई प्रोडक्ट होगा एनर्जी। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल में
ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो सेल में भाई जो फूड है, जो कि ग्लूकोज है, उसको तोड़ देते हो आप, एनर्जी मिलेगी, तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। तोड़ने में लग क्या रहा है? तो ऑक्सीजन लग रहा है। अब जब ये जो ग्लूकोज है फूड का, जब इसको आप तोड़ रहे हो, तो जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हो तो इसको आप बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन। कभी कभी अगर इस फूड को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा गया तो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कुछ कहीं कहीं पे हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। वो कैसे होता है उसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप तोड़ोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, जिससे आपके बॉडी के प्रोसेस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पानी मिलेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेंड्स जो एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि ईस्ट। इनको आप बोलते हो एनारोब्स बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको एनर्जी मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये जो एनारोब्स है ग्लूकोज को किसमें तोड़ेंगे? तो ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एनारोब्स तोड़ेंगे अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। और जब अल्कोहल में तोड़ेंगे तो फ्रेंड्स अल्कोहल से बनता क्या क्या है? अल्कोहल से बनती है आपकी वाइन, बेयर। तो ये जो ईस्ट होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है जो कि एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, जिनको हमने एनारोब्स बोला है, इनका प्रयोग किया जाता है वाइन और बियर बनाने में। क्योंकि वाइन और बियर में जो मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है वो होता है अल्कोहल, और ये जब एनारोबिक ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लूकोज का तो बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? अल्कोहल। समझ गए? तो इन ईस्ट का प्रयोग वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि जो हमारे शरीर की जो मसल सेल्स होती हैं फ्रेंड्स, वो कुछ समय के लिए एनारोबिकली भी रेस्पायर करती हैं, बिना हवा के भी रेस्पायर करती हैं। कब? मान लीजिए कि आप जिम में हैं और जिम में एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, या बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं, 100 किलो के आप बॉडी बिल्डर हैं, या फिर आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उस इंटेंस एक्सरसाइज के समय पे फ्रेंड्स आप ये देखोगे कि आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है। तो आपकी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ज्यादा करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो तो उस दौड़ते समय पे आप ऑक्सीजन एक लिमिट से ज्यादा इनहेल नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रहेगी, बट एनर्जी की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। तो आप कह सकते हो कि फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? तो टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी। तो उस कुछ देर के लिए, जिस समय आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी जो मसल सेल्स हैं वो क्या करेंगी? डिमांड ऑफ एनर्जी को पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, यानी वो विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को खाने में तोड़ देंगी, ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ देंगी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है, जब आप ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ते हो तो आपको पानी मिलता है, एनर्जी मिलता है, और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने लंग्स के थ्रू बाहर फेंक देते हो। लेकिन जब आप ग्लूकोज को मसल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ोगे तो एनर्जी तो मिल जाएगी, साथ में लैक्टिक एसिड मिलेगा। एंड दिस लैक्टिक एसिड इज एक्चुअली नॉट गुड। जब तक ये शरीर के अंदर है तब तक ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर दोगे, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, तो आप मसल क्रैम्प्स को डेवलप करोगे। तो ये मसल क्रैम्प्स तब डेवलप करते हैं जब आपकी मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में अक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, आपको लगेगा कि आपकी मसल्स स्टिफ हो रही है। इसीलिए क्रैम्प से छूटने के लिए क्या होता है, आपने अक्सर कर देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं पैरों में। क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा आपने, ये कई बार धोनी को, कई बार कोहली को, इन सबको क्रैम्प्स आ जाते हैं पैरों में। तो उस क्रैम्प को रिलीफ करने का तरीका क्या होता है कि ये लोग एक हॉट बाथ मत, या कोई भी हॉट वाटर बाथ लेगा या एक मसाज लेगा, तो होगा क्या कि अब आपने हॉट वाटर बाथ ली या फिर एक मसाज ली, तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में द ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वो ब्लड अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और उन मसल सेल्स में जहां पे एसिटिक एसिड का एक्यूमुलेशन हुआ था, जब वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वो ऑक्सीजन उस लैक्टिक, सॉरी एसिटिक बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, उस लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देगी। अब तो जहां जहां भी मैंने एसिटिक बोला, आई एम रियली सॉरी, जल्दी जल्दी मुंह से निकल गया फ्रेंड्स, ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है? तो वो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, वो जो लैक्टिक एसिड आपका मसल्स में एक्यूमुलेट हो गया, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देगी, और अब आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि अब तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आप अपने लंग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है? तो मसल क्रैम्प्स आते हैं लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट करने की वजह से। अब हम ब्रीदिंग से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्टिविटी 10.1 है, ये आप अपने टीचर के प्रेजेंस में ही करिए।
यहाँ पे क्या है कि आप अपने नॉस्ट्रल्स को, ये नाक को बंद करिए, अपने मुंह को भी बंद करिए। क्यों? क्योंकि देखिए आप सांस दो ही जगह से ले सकते हो, या तो अपने मुंह से ले सकते हो या अपना नाक से ले सकते हो। देखिए कहा जाता है कि आप आपको अपने नाक से ही सांस लेनी चाहिए, सांस लेने के लिए मुंह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बट इनकेस अगर अपना नाक बंद कर लोगे तो आप देखोगे कि आपने सांस मुंह से लेनी शुरू कर दी है। बहरहाल अगर आपने दोनों चीजें बंद कर दी तो आप ये देखोगे कि बहुत ज्यादा देर तक आप अपने नॉस्ट्रल्स और मुंह को बंद नहीं रख सकते, क्योंकि फिर एयर की सप्लाई कट जाएगी ना, तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी ब्रीथ करने के लिए और आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा हैवी ये मत करिएगा और किसी बड़े एडल्ट की प्रेजेंस में करिएगा। तो आपको यहां पे पता चलेगा इस एक्टिविटी से कि आप बहुत ज्यादा देर तक सांस लिए बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और सांस लेने में आप करते क्या है कि आप एयर रिच इन ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कंपेरेटिवली एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से, जिसमें लंग एक मेजर रोल प्ले करता है। लंग भी है, विंड पाइप्स भी हैं, डायफ्राम भी हैं, बहुत सी चीजें एक रोल प्ले करती हैं, रिब केज भी है, सब कुछ रोल प्ले करता है। तो ये जो एयर को अंदर लेने का प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेने का प्रोसेस, उसको आप बोलते हो इनहेलेशन। और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को जो बाहर फेंकने का प्रोसेस है, उसको आप बोलते हो एक्सहेलेशन। और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि इंसान की पूरी जिंदगी चलता रहता है। जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक ये चीज होती रहेगी। अब देखिए, एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करेगा, ये होता है उसका ब्रीदिंग रेट। क्या कभी आपने अपना ब्रीदिंग रेट को नापने की कोशिश की है? और एक ब्रीथ में आप जो एक बार इनहेलेशन करते हैं और एक बार एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन रिच एयर का, और एक्सहेलेशन कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपने शरीर से बाहर निकालना। तो एक बार एयर को अंदर लिया और एक बार बाहर निकाला, इस एक प्रोसेस को आप एक ब्रीथ बोलोगे। कभी आपने सोचा है कि आप एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हो? अच्छा, ब्रीदिंग के दौरान आप एक चीज और देखोगे फ्रेंड्स, कि आप एक बार इनहेल करोगे और एक बार एक्सहेल करोगे। तो ये सब अल्टरनेटिवली होता है, एक ब्रीथ में एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन होता है। आपकी रामदेव की जो एक्सरसाइज होती है उसमें हमने देखा है कि आप नाक की एक तरफ बंद करके दूसरी तरफ से अंदर सांस लेते हो और फिर दूसरी तरफ से बंद करके दूसरी तरफ से सांस बाहर निकालते हो। ये एक तरीके की एक्सरसाइज है। क्यों करते हैं एक्सरसाइज? ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आपके लंग्स थोड़े से फिट रहे, इसके लिए एक्सरसाइज की जाती है। ये देखिए, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि है प्राणायाम। प्राणायाम अक्सर कर आपने देखा होगा, बाबा रामदेव टीवी पे कराते हैं, आपके घर पे पेरेंट्स करते होंगे। ये प्राणायाम आपके लंग्स की ज्यादा एयर लेने की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, और जो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी आपके बॉडी सेल्स को, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स एनर्जी को रिलीज करेंगी, उतना ही ज्यादा आप एक्टिव और लाइवली फील करोगे। इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम इज गुड, इसीलिए कहा जाता है कि आपके पेरेंट्स घर पे प्राणायाम करते हैं। अब बूझो ने एक चीज नोटिस की कि जब उसने अपनी ब्रेथ को रोका, यानी कि जब उसने अपनी नाक बंद की थी, मुंह बंद की थी, और जब उसने छोड़ा तो उसने देखा कि वो एकदम से ब्रीथ करने लगा, तेज ब्रीथ करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए जब उसने अपना मुंह और नाक को बंद किया तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई। अब जब उसके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी फ्रेंड्स, तो अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो सेल्स आपका एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, और बॉडी को तो रिक्वायरमेंट के लिए एनर्जी चाहिए ना, रेस्पिरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इसलिए वो जो ऑक्सीजन उतनी देर के लिए कटी थी, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी उसके शरीर के लिए, इसीलिए बूझो तेज ब्रीथ करने लगेगा। बूझो क्या, कोई भी तेज ब्रीथ करने लगेगा अगर वो कुछ देर के लिए अपनी सांस को रोक लेगा तो। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है कि डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन बाय द बॉडी। यहां देखिए, अगर आपने कुछ देर के लिए, कहने का मतलब इस पूरे का यह है कि फ्रेंड्स, जो रेट ऑफ आपकी ब्रीदिंग है, क्या वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपकी बॉडी की ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या आपका ब्रीदिंग रेट वेरी करेगा? ऑब्वियसली वेरी करेगा फ्रेंड्स। आप जिम में जाके ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, तो ट्रेडमिल से जब आप उतरोगे, मान लीजिए 10-12 मिनट आप 10 या 11 की स्पीड पे दौड़े, आपने बहुत इंटेंस वर्कआउट किया, उसके बाद जब आप ट्रेडमिल से उतर गए, उतरने के बाद आप देखोगे आपको सांस तेज आ रही। क्यों? क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया, आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत है, तो उस समय जो आपका ब्रीदिंग रेट होगा बहुत तेज होगा। वहीं पे जब आप सो रहे हो तो आपका ब्रीदिंग रेट कम होगा, क्योंकि उस समय पे आपकी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत है। तो ब्रीदिंग रेट ऑब्वियसली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करेगा, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम एक्टिविटी 10.2 को देखें तो उसमें हमको ये समझ में आएगा कि भाई हमको पता नहीं होता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। आप क्या करिए, नॉर्मली ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, आप फील करिए कि आप सांस अंदर ले रहे हैं, क्या आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर ले रहे हो, और जितनी बार आपने सांस अंदर ली और जितनी बार आपने सांस बाहर ली उसको गिनने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद इसी एक्सरसाइज को आप एक काम करिए, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज के साथ करिए और बहुत सारे दोस्तों के साथ करिए। तो बहुत सारे दोस्त मिलके, ठीक है, आप यहां देखिए नीचे लिखा हुआ, यहां पे आपने सेल्फ का लिखा, यहां पे अपने दोस्त रोहन, मोहन, सीता, गीता, जो भी आपके दोस्त हैं, आप नॉर्मल में सबके ब्रीदिंग रेट्स को लिखिए। फिर आप सब लोग एक एक करके 10-10 मिनट की एक तेज वॉक लीजिए, उसके बाद अपने ब्रीदिंग रेट्स को लिखिए। कस के तेज दौड़िए 100 मीटर, उसके बाद अपने ब्रीदिंग रेट को लिखिए और इन ब्रीदिंग रेट्स को कंपेयर करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए इसका मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा ताकि ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ा जा सके हमारी बॉडी की सेल्स के द्वारा। अब नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का एवरेज जो ब्रीथ इन और आउट का रेट है वो है 15 से 18 बार 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 15 से 18 बार एक इंसान ब्रीथ करता है, यानी कि एक बार अंदर लिया हवा को, एक बार बाहर छोड़ा, ये एक ब्रीथ हो गई। ऐसा वो 15 से 18 बार करेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, और जब वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो 25 बार करेगा। और जब वो हैवी एक्सरसाइज करता है तो जो उसकी ब्रीथ्स होंगी वो लंबी होंगी, वो ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपको भूख लगती है। भूख क्यों लगती है आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद? चूंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, बहुत सारा जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी ने एक्सरसाइज के सामने तोड़ दिया, तो उसके बाद और ग्लूकोज की जरूरत है। अच्छा, when you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive oxygen? देखिए, जब आप ड्राउजी फील करते हैं फ्रेंड्स, जब आपको नींद आ रही होती है, आप देखोगे आपको उबासियां आने लगती हैं। आप क्या करने लगते हैं? आप यॉर्निंग करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? देखिए, होता यह है कि जो हमारी ब्रेन की सेल्स हैं, जब भी हम थोड़े ढीले पड़ जाएंगे या थके हुए होंगे, हम लेटे हुए होंगे, तो हमको बड़ी थकावट सी आएगी। उस समय पे क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो कम एक्टिव होती है, तो उस केस में जो हमारा ब्रीदिंग रेट है ना वो भी कम हो जाता है। तो उस केस में जो हमारे दिमाग की जो ब्रेन सेल्स है ना, उन ब्रेन सेल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है। तो उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के रेट को पूरा करने के लिए आप यॉन करते हो। यॉन में आप देखोगे कि आप एक बड़ा मुंह फाड़ते हो। उस बड़े मुंह को फाड़ के आप ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हो ताकि वो ऑक्सीजन ब्रेन सेल्स और बाकी सेल्स के पास जा सके और कुछ इंस्टेंट एनर्जी मिल सके बॉडी को। अब आपको समझ में आया कि आप यॉर्निंग क्यों करते हैं, मुंह क्यों फाड़ते हैं? इसलिए फाड़ते हैं क्योंकि आप जब टायर्ड होते हैं, जब आप बोर्ड होते हैं, तो आपका ब्रीदिंग रेट थोड़ा कम हो जाता है। उस चक्कर में आपकी ब्रेन सेल्स और बॉडी की दूसरी सेल्स को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उस इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए आप यॉन करने लगते हैं। समझ के? अब यहाँ फिगर 10.3 है, इसमें आपको खुद को बहुत कुछ करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेडी है जो कि आपके कपड़े धो रही है। आपने अपनी मम्मी को कपड़े धोते हुए देखा होगा। आजकल तो खैर वॉशिंग मशीन का जमाना है, बट इस तरीके के कपड़े धोते थे लोग। प्लस यहाँ पे एक आदमी है सो रहा है, ये अंकल जी टहल रहे हैं, ये एक लड़की है जो कि खेल रही है, ये एक बच्चा है पढ़ रहा है, और एक ये मजदूर है जो सीढ़ी पे चढ़ रहा है। आपको पता करना है कि इन कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, किसमें सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन है जो कि सो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये सो रहा है, तो इसका जो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है बिल्कुल कम है इस टाइम पे। तो इसका ब्रीदिंग रेट आप कह सकते हो कि इन सब में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। जैसे जैसे आपकी वर्कआउट का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका वर्कआउट इंटेंस होगा, उस केस में जो ब्रीदिंग का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अब वर्कआउट इंटेंस के हिसाब से आप इन सारी एक्टिविटीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए और उसके हिसाब से आप अपने ब्रीदिंग रेट को एडजस्ट कर लीजिए। अब ऑब्वियसली बात है, ये अंकल जी चल रहे हैं और ये लड़की खेल रही है, दौड़ रही है। अब ये लड़की मान लीजिए अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रही है, तो ऑब्वियसली बात है चलने से ज्यादा एनर्जी इस लड़की की बॉडी में खत्म होगी, तो उसके लिए इस लड़की का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा व्हेन कंपेयर टू ये अंकल जी की जो कि चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आदमी पढ़ रहा है यहाँ पे ये जो आदमी पढ़ रहा है, इसका जो ब्रीदिंग रेट है ऑब्वियसली बात है इस लड़की से तो कम ही होगा जो कि दौड़ रही है, बट ये फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहा है, तो जो सो रहा है उससे ज्यादा ही होगा इस पढ़ने वाले आदमी का ब्रीदिंग रेट।
तो समझ गए ना कि आप ब्रीदिंग रेट यहाँ पे किस हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो एक्टिविटी में उसके हिसाब से आप ब्रीदिंग रेट डिसाइड करते हो। तो ये सवाल का मैंने आपको जवाब ही दिया है फ्रेंड्स कि पहली वांट्स टू नो व्हाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। इसका जवाब आई होप आपको मिल चुका है, मैंने अभी दिया है। तो यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी 10.3 बताई है, इसमें आपको ये बताना, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड विच विल बी फास्टेस्ट, और पिक्चर्स को फिर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस लगाइए। बहुत आसान सा एक्टिविटी थी। अब हम देखेंगे कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का। आपको पता है नॉर्मली हम लोग नॉस्ट्रल्स अपनी नाक के थ्रू हवा अंदर लेते हैं, वो हवा हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू पास करने के बाद हमारी नसल कैविटी में जाती है, और नसल कैविटी के बाद वो पहुंचती है लंग्स में। लंग्स में पहुंचने के लिए वो विंड पाइप का इस्तेमाल करती है, जो कि फूड पाइप के बगल से निकलती है। ठीक है, ये जो लंग्स हैं वो आपकी चेस्ट कैविटी में होते हैं, इनको अभी हम फिगर में भी देखेंगे। ये जो चेस्ट कैविटी होती है इसको चारों तरफ से रिब्स ने ढक रखा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिब केज होता है उसके अंदर हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लंग्स और ऐसे कुछ ऑर्गन्स बताइए जो आपके रिब केज के अंदर है, आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। फिर इस रिब केज के नीचे एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको आप डायफ्राम बोलते हो। इसको चेस्ट कैविटी है जो रिब केज के अंदर ही, उसका फ्लोर बोलते हैं। और जब ब्रीदिंग होती है ना फ्रेंड्स, तो रिब केज भी मूव करती है और ये डायफ्राम भी मूव करता है। कैसे करता है इसको अभी हम देखते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। इनहेलेशन लेंगे, जब आप हवा को अंदर लेंगे, जो रूप्स हैं वो आपकी बाहर की तरफ निकलेंगे, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा। इससे हमारी चेस्ट कैविटी में कुछ स्पेस होगा और हवा हमारे लंग्स के अंदर भरेगी। और जब हम हवा को बाहर निकालेंगे तो हमारी जो रिब्स हैं वो नीचे आएंगी और डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो जो हवा अंदर बनी थी चेस्ट कैविटी की वो खत्म हो जाएगी और एयर बाहर निकल जाएगी। और ये जो मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, इसके हम महसूस कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे महसूस करते हैं कि जब ये मूवमेंट हो रही है, आप लगातार रेस्पायर कर रहे हो, तो आप अपने एब्डोमेन पे, पेट पे हिस्सा रखो, खासकर थोड़ा ऊपर, पेट के ऊपर वाले पोर्शन पे हिस्सा रखो और एब्डोमेन की मूवमेंट को फील करने की कोशिश करोगे। आप देखोगे मूवमेंट ऊपर नीचे रेगुलरली होता है। तो ब्रीदिंग में जो हमारी चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, और इसके हिसाब से जो लोग हैं वो एक चेस्ट कैविटी का कंपटीशन करेंगे। अभी चेस्ट कैविटी के कंपटीशन पे आते हैं फ्रेंड्स। पहले जो मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई है इसको समझिए। यहाँ पे आपको ये रिब केज नजर आ रही है। रिब केज में आपको पहले भी दिखा चुका हूं फ्रेंड्स। ये हड्डियों का एक ढांचा होता है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है और उसके साथ ये रिब केज जुड़ी हुई होती है। इस रिब केज के अंदर ये आपको लंग्स नजर आ रहे हैं और नीचे ये आपको डायफ्राम नजर आ रहा है जो कि चेस्ट कैविटी की नीचे की फ्लोर है। अब होगा क्या फ्रेंड्स कि जब आप इनहेलेशन करेंगे, जब हवा अंदर आएगी, तो ये जो रिब्स है ना आपकी, जो पूरी की पूरी रिब केज है, ये बाहर की तरफ जाएगी, इट विल मूव आउट, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। तो रिब केज बाहर की तरफ जा रही है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, तो बीच में छोटी सी चेस्ट कैविटी बन रही है जिसके अंदर हवा आके भर सकती है लंग्स में। समझ गए? और भी अंदर की तरफ जगह होती है जहां पे हवा लंग्स में भर जाती है। डायफ्राम नीचे जा रहा है, रिब्स बाहर जा रहे हैं। तभी फ्रेंड्स आपने देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं बता देता हूं, कभी कभी जब आप देखोगे कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है या इंस्पेक्टर्स का जो ऐसी जॉब्स जहां पे फिजिकल फिटनेस को ध्यान दिया जाता है, ऐसी जॉब पे जब भी आपका कोई कंपटीशन होगा वहां पे चेस्ट एक्सपेंशन देखा जाता है कि आपका चेस्ट कितना एक्सपैंड कर रहा है, यानी आपकी रिब केज कितनी बाहर जा रही है, डायफ्राम मैक्सिमम कितना नीचे आ रहा है। तो चेस्ट एक्सपेंशन वहां पे क्वालिफाई करने का एक बहुत मेजर क्राइटेरिया होता है। वहीं पे जब आप एक्सहेलेशन करते हैं तो ये जो रिब्स हैं वो आपकी बाकी वापस नीचे आ जाती हैं, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, तो जो जगह बन रही थी यहाँ पे चेस्ट कैविटी में वो जगह खत्म हो जाती है, एयर बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस होता है फ्रेंड्स आपका इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। इस तरीके से होता है। डायफ्राम का मूवमेंट नीचे, रिब्स ऊपर, तो इनहेलेशन। डायफ्राम का मूवमेंट ऊपर, रिब्स नीचे, जगह बंद हो गई, एयर बाहर। अब आप समझिए फ्रेंड्स कि लंग्स के लिए स्मोकिंग कितनी खतरनाक है। जो आप सांस ले रहे हैं हवा, वो आपके लंग्स में जा रही है। अगर आप स्मोक करोगे तो वो स्मोक भी आपके लंग्स में जाएगी और आपको लंग कैंसर कर सकती है और भी बहुत तरीके की बीमारियां कर सकती हैं। इसलिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी भी शुरू मत करिएगा। अगर आपके दोस्त बोले कि यार लो एक मार लो सुट्टा, मना कर दीजिए, मत लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा उसको, आपको बर्बादी ही मिलेगी, प्लस पैसे खत्म होंगे वो अलग। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन हो गया बच्चे में। हर बच्चा अपना चेस्ट को फुला के उसको नापने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ ये चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
कुछ एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है फ्रेंड्स। हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, जैसे स्मोक है, डस्ट है, पॉलन्स है। अब जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, आपको पता है कि हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें डस्ट तो है ही फ्रेंड्स, और उस डस्ट को देखने का मैंने एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी कराई थी क्लास 6 साइंस की किताब में, अगर आपने देखी है तो याद होगा। अब क्या होता है कि ये जो हवा हम ब्रीथ करते हैं उसमें डस्ट होती है, और वो डस्ट कभी कभी जब हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाने की कोशिश करती है, तो आपने देखा होगा हमारे नाक के अंदर हेयर्स हैं, वो कभी कभी उस गंदगी को ट्रैप कर लेते हैं। कभी कभी तो वो ट्रैप कर लेते हैं, कभी कभी ये गंदगी उन हेयर्स के पास के थ्रू पास करके हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। तो उस समय पे स्नीजिंग होती है, तो ये स्नीजिंग जो छींकें आती हैं, कभी कभी ये जो छींकें होती हैं वो जो फॉरेन पार्टिकल्स जो इनहेल्ड एयर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ गए हैं उनको निकालने के लिए होती है। तो जब भी आप छींकिए तो अपना मुंह कवर कर लीजिए, ताकि जो चीज बाहर निकल रही है, जो गंदगी बाहर निकल रही है, वो किसी और पर्सन के नाक के अंदर ना चली जाए। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM 2.10 पार्टिकुलेट मैटर PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 10, ये दोनों बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं। क्योंकि इनके अंदर ये काबिलियत है, खासकर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 तो बहुत छोटा होता है, कि ये हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे लंग्स में जा सकते हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूशन को रोकना आज की डेट में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वही एक्टिविटी 10.4 हो रही है। आपने एक डीप ब्रेथ ली, अपने साइज का, चेस्ट का साइज मेजर किया। जब आप ब्रेथ लोगे तो आपको देखोगे कि आपका चेस्ट बाहर की तरफ आ रहा है, वो एक्चुअली आपके रिब केज बाहर की तरफ आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि जब हवा का आप इनहेलेशन करेंगे तो रिब केज बाहर की तरफ आएगी। तो जब आपके चेस्ट बाहर की तरफ आएगी तो आप उसको इंची टेप से नाप के आप अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपने क्लासमेट्स भी चेस्ट आपके जब फुलाएंगे तो आप उनका भी मेजरमेंट करिए, जैसे मोहन, श्याम और रोहन, ये 3 एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो मोहन, श्याम और रोहन तीनों लोग अपना चेस्ट एक्सपेंडेड का साइज लिखेंगे और चेस्ट नॉर्मल का साइज लिखेंगे, और वो आप यहाँ पे इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। मोहन, रोहन, सोहन, इन्होंने इनहेलेशन के दौरान, यानी जब आपका चेस्ट एक्सपेंड होगा उसका साइज लिखिए, जब आपका चेस्ट नॉर्मल पोजीशन में होगा, जब आप एयर बाहर निकाले उसका साइज भी लिखिए, और डिफरेंस ऑफ साइज लिखिए, और देखिए कि भाई चेस्ट साइज में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एक्टिविटी 10.5 की। ये एक जरूरी एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वाइट प्लास्टिक बॉटल लीजिए और उस वाइट प्लास्टिक बॉटल के नीचे का बॉटम काट दीजिए। अभी फिगर में दिखाता हूं। फिर एक वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब लीजिए, ये थोड़ा ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आपका प्लास्टिक बॉटल का ढक्कन था, उस ढक्कन में एक छेद बना के इस वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब को उसके थ्रू पास करिए, और जो वाई शेप्ड में, उस वाई शेप में इस ट्यूब के जो 2 कोने थे उनमें 2 बैलून्स लगा दीजिए, और वो बैलून फूले हुए ना हो। अब ऊपर से इस ट्यूब में आप हवा भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बॉटल की जो कैप है वो आप ऊपर से लगाइए और नीचे से उसको सील कर दीजिए, ठीक है। तो टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर एंड अ प्लास्टिक शीज यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। देखते हैं फिगर से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब तक तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा, बट यहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए वो कॉम्पिटिशन हो रहा था फ्रेंड्स आपका। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। पहले तो फ्रेंड्स आपने नीचे से पूरा काट दिया, बेस देखिए नीचे से पूरा काट रखा है। बाद में आप इस बेस को ढकोगे, पर पहले आपने बेस को नीचा काट रखा है। ऊपर से आपने कॉर्क लगा दिया, उस कॉर्क में एक छेद करके ये आपने ग्लास ट्यूब डाली है वाई शेप की, और वाई शेप की दोनों इन एंड्स की तरफ आपने बैलून लगा दिए हैं, ठीक है। अब जब आपने ये पूरा अरेंजमेंट कर दिया तो आपने यहां पे एक रबर शीट को लगाया, मतलब एक प्लास्टिक को लगाया या फिर एक रबर शीट को लगाया, ठीक है। और रबर शीट को कुछ इस तरीके से इस प्लास्टिक के कंटेनर के साथ बांधा कि ये जो रबर शीट है वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, मतलब एयर के निकलने का कोई स्केप ना लगे। तो यानी ये जो प्लास्टिक थी जिसको आपने नीचे से टाइट कर दिया था, उसको नीचे आपने रबर से सील किया। अब आप करोगे क्या, यहां पे आपको चेस्ट के एक्सपेंशन को समझना है। व्हाट वी विल डू, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बैलून। क्या होगा कि यहां पे जब आपने रबर शीट लगा दी नीचे की तरफ, उसको एयर टाइट कर दिया, उसका नीचे पकड़ के रबर शीट को ऐसे खींचो, और याद रखना कि जो नीचे आपने प्लास्टिक की लिड काटी थी ना उस बॉटल की, और उसके बाद जो आप रबर शीट लगा रहे हो वो एयर टाइट होनी चाहिए, कहीं से भी हवा अंदर आने जाने का स्कोप ना हो। तो जब आप इस रबर शीट को नीचे खींचोगे, आप देखोगे कि ये जो डिफ्लेटेड बैलून्स थे फूल जाएंगे। ये जो डिफ्लेटेड बैलून्स थे क्यों फूल रहे थे, जब नीचे से आपने रबर को खींचा फ्रेंड्स,
तो ऊपर से इस ट्यूब के थ्रू अंदर हवा आई और उस हवा ने लंग्स को भर दिया। ये जो बैलून्स है वो यहाँ पे लंग को डिनोट कर रहे हैं। आपके चेस्ट में भी कुछ ऐसा होता है, रिब केज के अंदर इधर एक लंग इधर एक लंग, दोनों में हवा भर जाती है। लंग्स आपके इस तरीके से काम करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई। बस समझने के पर्सपेक्टिव से है फ्रेंड्स। जो लोग क्लासरूम एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं उनको ये एक्टिविटी क्लास में करनी है घर बैठे बैठे। तो आपको मतलब अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या ही एक्टिविटी करेंगे, बस समझ लीजिए उतना ही बहुत है। बट अगर क्लास में है तो जरूर करिए। इनफैक्ट अगर 8, 9, 10th में भी है तो आप अपनी नॉलेज के लिए एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए देखेंगे कि हम बाहर क्या ब्रीथ करते हैं, और इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी फ्रेंड्स। आपकी लाइम वाटर मिल्की बनाने का तरीका, कैल्शियम कार्बोनेट बनता था जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू CaH होल ट्वाइस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। अब यह है एक्टिविटी 10.6। करना क्या है इसमें, आप एक सिलेंडर और साफ टेस्ट ट्यूब लीजिए या फिर एक ग्लास या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। उसके लिड में आप एक छेद करिए, ठीक है। pour some freshly prepared lime water in the test tube, insert a plastic straw through the hole in the lid, पहले पढ़ लेने दीजिए फिर बताता हूं, in such a way that it dips in lime water. Now blow gently through the straw in few times. Is there a change in the appearance of lime water? Can you explain this change on the basis you learned in chapter 6? chapter 6 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और चैप्टर 6 में ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको एक अलग ही तरीके से करके बताया था। याद करिए कि एक ट्यूब थी, उसको लाइम वाटर के अंदर डुबोया था, और इस ट्यूब के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, और क्या बन गया था, CaCO3 बन गया था, जिसने इस पूरे पानी लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया था। ये वो एक्सपीरियंस था। तो अब आपको यहां पे पता होना चाहिए कि जो एयर हम इनहेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब हम एक्सहेल क्या करते हैं, तो जो हम बाहर निकालते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर क्वांटिटी में होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आप शीशे के सामने अपना मुंह फूकेंगे तो आपको वहां पे कुछ मॉइस्चर नजर आएगा, तो क्या पानी की ड्रॉपलेट्स भी होती हैं? सब देखेंगे एक एक करके। यहां पे इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सिंपल सी बात है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के ऊपर से आपने स्ट्रॉ अंदर डाला, अंदर लाइम वाटर है, इस स्ट्रॉ में आपने फूकना शुरू कर दिया। जब आप इस स्ट्रॉ में फूकना शुरू कर दोगे, ये जो लाइम वाटर है ना, दिस विल टर्न मिल्की। ये लाइम वाटर था CaOH होल ट्वाइस, आपने फूका, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CaCO3, जो कि होता है मिल्की। यानी यहां पे आपको ये चीज पता चली कि जो आप फूक रहे हो हवा बाहर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी क्वांटिटी में है। कितनी क्वांटिटी में है ये देखते हैं। जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, जो एयर आप इनहेल करते हैं, उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, एक मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह हवा लंग्स में पहुंचेगी, और लंग्स जिस हवा को बाहर निकालेगा उसमें 16.4% ऑक्सीजन होगी। जो अंदर आई थी उसमें 21 ऑक्सीजन थी, 21%, बाहर निकली उसमें 16.4% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गई थी हवा उसमें 0.04% था, जो बाहर निकली उसमें 4.4% है। तो यानी कि जो बाहर हवा निकल रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी मात्रा में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, जिससे हमें यह प्रूव होता है कि हम जो हवा बाहर एक्सहेल करते हैं उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ह्यूमंस के रेस्पिरेशन को हमने समझा फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हम थोड़ा दूसरे जानवरों की ब्रीदिंग को भी देखते हैं। तो जो एलिफेंट्स हैं, लॉयंस हैं, काउज हैं, गोट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी चेस्ट कैविटीज में लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरफ। तो ये भी कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स की तरह ब्रीथ करते हैं। लेकिन वो जानवर जिनके अंदर लंग नहीं होते हैं वो कैसे ब्रीथ करेंगे, तो उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ कॉकरोच का। कॉकरोच की बॉडी के साइड में बहुत सारी छोटी 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 ओपनिंग्स होती हैं, और केवल कॉकरोच ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स, स्पेशली इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी बॉडी के साइड में छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं। इन ओपनिंग को आप बोलते हो स्पिरैकल्स। फिगर 10.9 में जो ट्रैकियल सिस्टम है, ये ओपनिंग्स आपको साइड में दिख जाएंगी यहाँ पे। अब इन स्पिरैकल्स, इन ओपनिंग्स के बाद एक नेटवर्क ऑफ एयर एक्सचेंज ट्यूब्स आती है जिनको आप ट्रैकिया बोलते हो, और इस ट्रैकिया में गैसियस एक्सचेंज होता है। जब ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाएगी इन स्पिरैकल्स के थ्रू, स्पिरैकल्स के बाद वो ट्रैकियल ट्यूब में पहुंचेगी, और फिर उन ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू वो बॉडी टिश्यू में फैल जाएगी, कॉकरोच के अलग अलग सेल्स में चली जाएगी। फिर उन अलग अलग सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी इन ट्रैकियल ट्यूब्स में, ट्रैकियल ट्यूब्स में फिर वो स्पेरिकल से वापस आएगी, स्पेरिकल से वापस वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। तो ये ट्रैकियल सिस्टम है रेस्पिरेशन का। तो ये जो एयर ट्यूब्स हैं, ये ट्रैकिया हैं,
ये केवल इंसेक्ट्स में मिलती हैं, किसी और एनिमल ग्रुप में नहीं मिलती। इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस, इस टाइप की चीजों में आपको ये ट्रैकियल सिस्टम मिल जाएगा रेस्पिरेशन का। तो ये भी एक अलग ही तरीके का सिस्टम है रेस्पिरेशन का फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पे बूझो का एक सवाल है कि क्या कॉकरोचेस, स्नेल्स, फिश, अर्थवॉर्म्स, एंड्स, मॉस्किटोज में लंग होते हैं? कॉकरोचेस में भी नहीं होते हैं आपका, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे फिशेज में भी नहीं होते हैं फ्रेंड्स, अर्थवॉर्म्स में भी नहीं होंगे, इंसेक्ट्स में नहीं है। अभी देखते हैं, अर्थवॉर्म्स की बात करते हैं। चैप्टर 9 याद करिए क्लास 6 का, वहां पे मैंने आपको बताया था जो अर्थवॉर्म्स है वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। अगर आप अर्थवॉर्म्स की स्किन को टच करके देखेंगे तो वो मॉइस्ट और स्लाइमी होती है और इन स्किन के थ्रू गैसेस आराम से पास कर सकती हैं। फ्रॉग्स के पास एक पेयर ऑफ लंग्स होती हैं, तो जैसे ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स है वैसे फ्रॉग्स के पास भी लंग्स होती हैं, बट फ्रॉग्स अपनी स्किन के थ्रू भी सांस ले सकते हैं, उनकी स्किन मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। तो फ्रॉग्स के पास नो डाउट लंग है, बट याद रखिएगा फ्रॉग्स अपनी स्किन के थ्रू भी सांस ले सकते हैं। फिर आपने देखा है फ्रेंड्स कि कभी कभी टेलीविजन प्रोग्राम में जो वेल्स हैं, वो डॉल्फिन्स हैं, वो वाटर सरफेस के पास आती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो वाटर सरफेस के पास ऑक्सीजन लेने के लिए आती हैं, पर एक बार ऑक्सीजन लेने के बाद वो डीपर सरफेस में बिना ऑक्सीजन लिए बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकती है। मैं पहले आपको समझा चुका हूं, ठीक है। बाद में कभी मौका लगा तो फिर समझाऊंगा। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, ब्रीदिंग अंडर वाटर। जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? तो आपने क्लास 6 में बात की थी, जो फिशेज होती हैं वो गिल्स की मदद से ब्रीथ करती हैं। गिल्स क्या होती हैं? तो इस फोटो में फ्रेंड्स आपको गिल्स नजर आएंगी। ये पीछे की तरफ जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं आंख के पैरेलली, अगर पीछे की तरफ देखिए तो ये लाइनें और जो छोटा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक्चुअली इस फिश की गिल है। यहां पे भी आपको दिख रहे हैं गिल्स, ठीक है। तो इन गिल्स की मदद से पानी के नीचे जो फिशेज हैं वो ब्रीथ करती हैं। कैसे ब्रीथ करती हैं? देखिए, जो गिल्स हैं ये प्रोजेक्शन होते हैं फिश की स्किन पे, और ये गिल्स ब्रीथ कैसे करवाते हैं? क्योंकि इन गिल्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और वो ब्लड वेसल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में सक्षम रहती हैं। इसीलिए इन गिल्स के थ्रू जो फिशेस हैं वो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं। क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह फ्रेंड्स प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स एयर को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि कंपैरेटिवली फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं प्लांट्स वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स अंदर ले रहे हैं। फिर जो प्लांट्स की सेल्स होती हैं वहां पर ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है, पानी में तोड़ा जाता है। ये जो ग्लूकोज है ये आता कहां से है? ये ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू आता है। तो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू आया प्लांट्स में और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बनी। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से प्लांट लेगा, तो आपका जो प्लांट्स है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स में जो अलग अलग पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले बहुत बार बात की है। जो लीव्स होती हैं, लीव्स पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। जो स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सब कुछ पहले बात कर चुका हूं। पहले यहां सोच रही है कि क्या भाई जो रूट्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहती हैं, क्या वो ऑक्सीजन लेती हैं? ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन लेती हैं। ये जो रूट्स हैं वो सॉइल में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो सॉइल में डिसॉल्व्ड एयर है, उसके थ्रू आपकी ऑक्सीजन ले सकती हैं। इससे पहले सॉइल टाइप्स में मैंने आपको क्या बताया था? सैंडी सॉइल्स बहुत एरेटेड होते हैं, क्लेई सॉइल्स उतने एरेटेड नहीं होते। लोमी सॉइल्स इज अ गुड मिक्सचर ऑफ एरेशन। तो वहां पे लोमी सॉइल्स में सैंडी सॉइल्स की अच्छी क्वालिटी होती है, तो लोमी सॉइल्स ठीक ठाक एरेटेड होते हैं। तो जो रूट्स हैं लोमी सॉइल के अंदर वो अच्छा खासा आपका उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी, एयर की अवेलेबिलिटी रहेगी। इसलिए बोला था कि लोमी सॉइल्स आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो देखिए, प्लांट्स के दूसरे लिविंग सेल्स की तरह जो रूट सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए, और ये रूट्स जो ऑक्सीजन है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस हैं वहां से एयर लेंगे, वहां से अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एयर भरी होती है। ये जो रूट एयर है ना, वो इन पार्टिकल्स के बीच में जो एयर भरी है उससे आपका खींच लेगा हवा को रेस्पायर करने के लिए। अब यहां पे सवाल है कि कैन यू गेस व्हाट विल हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? यानी कि किसी गमले में आपने प्लांट लगा रखा है, उसमें आपने जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, उसकी रूट्स में पानी ही भर जाएगा, उसकी मिट्टी में पानी भर जाएगा। जब मिट्टी में पानी भर जाएगा तो हवा रहेगी नहीं, तो उसकी रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी।
और रूट्स को अगर ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो पौधे का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक बहुत वाइटल प्रोसेस है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की भी बात की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात की, ब्रीदिंग रेट की बात की, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की, डायफ्राम क्या होता है, चेस्ट कैविटी का फ्लोर होता है, हवा को बाहर निकालना, फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, लंग्स मैमल्स में होते हैं, इनहेलेशन, स्पिरेकल्स, ठीक है, ट्रैकिया, रिब्स, हमने इन सब की बात की। तो हमने क्या क्या सीखा है कि भैया रिब रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन के दौरान हम एनर्जी निकाल लेंगे फूड से। फिर जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो ग्लूकोज को तोड़ता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसको आप बोलते हो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जब सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगी वहां पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस का रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। जब विदाउट ऑक्सीजन फूड ब्रेकडाउन होगा तो वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारी मसल्स करेंगी तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जो कि मसल क्रैम्प्स कर सकता है। उस लैक्टिक एसिड के इफेक्ट को हटाने के लिए हॉट वाटर बात लीजिए ताकि ऑक्सीजन फ्लो इंप्रूव हो जाए, ताकि वो लैक्टिक एसिड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाए। समझ गए? अब देखिए ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेगा और एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने कॉकरोचेस की बात की तो उसमें ट्रैकिया सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए, वहां पे लंग्स नहीं होती हैं। फ्रॉक्स की मैंने बात की, फ्रॉक्स के पास भले ही लंग्स होती है बट वो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। फिशेस में गिल्स होते हैं जिसकी मैंने अभी बात की। इनहेलेशन के दौरान जो ह्यूमंस के लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे और एक्सहेलेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट करके वापस उसी स्टेज में आ जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि इनहेलेशन के दौरान रिब केज बाहर की तरफ जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, एक्सहेलेशन के दौरान रिब केज वापस आएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो चेस्ट कैविटी में जगह बनती है और कम होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान रिस्पेक्टिवली। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है तो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। काऊ, बफेलो, डॉग और कैट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो काफी हद तक ह्यूमंस की तरह होते हैं। अर्थवॉर्म्स अपने स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया के थ्रू होता है। जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो भी जो आपका एयर है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस है वहां से अपनी ऑक्सीजन को लेंगे। लीव्स के ऊपर, लीव्स में टाइनी स्पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलता है। इन स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और इन गैसेस की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है प्लांट सेल्स में। सिमिलर उसी तरीके से जैसे लिविंग बीइंग्स में आपका फूड को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की मदद से। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, देखिए ज्यादातर लोगों के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन का प्रयोग अगर नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक हो जाएगी। और ह्यूमंस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी अगर आप प्योर ऑक्सीजन को बहुत लंबे समय के लिए ब्रीथ कर रहे हैं तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। प्योर ऑक्सीजन कैसा समझ में आया आपको फ्रेंड्स? आपको पता है कि जो हवा हम ब्रीथ करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। अगर आप 100% ऑक्सीजन ब्रीथ करने लगोगे ना आपके लिए भी डेंजरस हो जाएगा, फैटल हो सकता है। तो ये था पूरे टॉपिक का एनालिसिस फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लें पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा यूट्यूब इसको रिकमेंड करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।